नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 9 सजीव, उनकी विशेषता एवं आवास, भाग 2। इसमें सबसे पहले क्रियाकलाप दिया हुआ है कि हमने सबसे पहले अध्याय 1 में कुछ मूंग के बीजों को अंकुरित किया था, तो उसी के विषय में एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है कि इस क्रियाकलाप में मूंग के बीजों से अंकुर निकल जाता है, अर्थात वे अंकुरित हो जाते हैं। कि जब हम मूंग के दानों को लेते हैं और उन्हें पानी में भिगोते हैं और उसको गीले कपड़े में बांध के रखते हैं, तो उससे एक छोटी सी कली के जैसी संरचना निकलती है, जिससे नए पौधे का प्रारंभ होता है। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित करना है और कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख देना है तथा शेष एक को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख देना है। कि हमें थोड़े से एक कटोरी भर के मूंग लेने हैं और उनको पानी में भिगो देना है, और जब वो भीग जाए अच्छी तरीके से कि रात्रि में हमने उनको भिगोने के लिए रख दिया, तो उसके बाद में भीगे हुए मूंगों के हमें 4 हिस्से करने हैं। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर ही रखना है, और सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए बीजों को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप में रखना है, एक भाग को कमरे में रखना है तथा अंधेरे वाले क्षेत्र में रखना है। जैसे कि हमारे घर में जो अलमारी होती है, खिड़कियां वगैरह होती हैं, उस जगह पे भी हम रख सकते हैं, जिससे धूप नहीं जाती हो। अंतिम भाग को बहुत ठंडे वातावरण में रखना है, या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। जैसे कि हमारे घर में फ्रिज होता है, फ्रिज में हम रख सकते हैं। हमने जैसे मूंग के 4 हिस्से किए थे, एक हिस्से को तो हमने घर की किसी अलमारी में रखा था, दूसरे भीगे हुए मूंग के हिस्से को हमने धूप में रखा था, एक हिस्से को हमने फ्रिज में रखा था। ऐसे करके हमें अलग अलग जगहों पे मूंग रख देने हैं। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल से नम रखना है तथा अधिक जल को निकाल देना है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि क्या सभी प्रकार के जो मूंग हैं, जो हमने अलग अलग जगह पे रखे थे, क्या वो समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि जो मूंग हमने फ्रिज में रखे थे या फिर जो मूंग हमने अंधेरे में रखे थे, क्या उसमें अंकुरण हुआ है। फ्रिज में रखे मूंगों में अंकुरण नहीं होता है, और जो मूंग हमने अलमारी में रखे थे जिस पे धूप नहीं लग रही है, उसमें थोड़ा थोड़ा अंकुरण होता है। और जो भीगे हुए मूंग हमने धूप में रखे थे, उसमें सबसे ज़्यादा अंकुरण होता है। क्या आपने पाया कि वायु, जल या प्रकाश तथा ऊष्मा जैसे अजैविक जो घटक होते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे कि हम मानते हैं कि जो प्रकाश है, हवा है, वो निर्जीव होती है। जो अजैविक जो घटक होते हैं वो सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वातावरण में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता है। हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैविक घटकों में परिवर्तन आते रहते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते, वह तो मर जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे छोटे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं, जो उस वातावरण के अनुकूलित होते हैं वो तो जीवित रह जाते हैं, और जो उस वातावरण के अनुकूलित नहीं होते वो मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित करते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है।
तभी हम देखते हैं कि जब हम अलग अलग जगह पे जाते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को और वनस्पति देखने को मिलती है। और यह वनस्पति की जो भिन्नता होती है हर एक जगह पे, उसके अनुकूलन के कारण होती है। कुछ स्थलीय आवास, जैसे कि हम बात करें मरुस्थल की। मरुस्थल के अजैव घटक एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतु एवं पौधे में क्या अनुकूलन होता है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर तो नहीं होते। हम देखते हैं कि ऊंट के पांव तो लंबे भी होते हैं और नीचे से चौड़े भी होते हैं, गद्दीदार होते हैं। लेकिन क्या चूहे या सांप के साथ ऐसे होता है? चूहे के पांव तो छोटे होते हैं। तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं? तो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर बिल जो बनाए हुए होते हैं उनमें चले जाते हैं। और रात्रि में जब रात ठंडी होने लगती है, जब तापमान एकदम कम होता है, तो ये जंतु अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो चूहे, सांप इत्यादि है वो ज़मीन में बिल बना के रहते हैं और दिन के समय में ये बिलों में रहेंगे और रात्रि में ये बाहर आ जाते हैं जब रात ठंडी होती है तब। तो यह एक प्रकार का अनुकूलन है। जैसे कि आगे चित्र में दिखाया हुआ है कि मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे चित्र में दिखाए गए हैं। हम भी देखते हैं मरुस्थल जो ये हमारी भूमि है, जो धोरे वगैरह होते हैं, उसमें इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जैसे चित्र में दिख रही है। नागफनी है, कैक्टस है, केर के पौधे हैं। ये मरुस्थलीय पेड़ पौधे हैं। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि इसमें क्या अनुकूलन होता है कि जिससे कि ये तेज गर्मी में भी जीवित रह पाते हैं, बिना पानी के भी जीवित रह पाते हैं। इनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये पेड़ पौधे मरुस्थल के अनुकूलित होते हैं। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधे के कुछ भाग पॉलीथीन की थैली से ढककर उसी प्रकार बांध दिए जिस प्रकार हमने अध्याय 7 में किया था कि हमने अध्याय 7 में एक पौधा लिया था और उसकी जो टहनियाँ थी उसको हमने पॉलीथीन से बांध दिया था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटे के बाद इसका प्रेक्षण करते हैं कि हम एक पौधा लेते हैं, उसको धूप में रख देते हैं और कुछ घंटे बाद में हम इसको देखते हैं क्या पॉलीथीन की थैलियों में एकत्रित जल की मात्रा में कोई अंतर दिखाई देता है। मरुस्थल के जो पौधे होते हैं वाष्प उत्सर्जित द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं कि अभी अगर हम एक कैक्टस का पौधा ले जो गमले में लगा हुआ है और उसकी एक टहनी पे अगर हम पॉलीथीन बांधते हैं तो उस पे जो जल की बूंदें होगी वो बहुत कम दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे हैं अपनी पत्तियों के रंध्रों द्वारा, हमने पढ़ा था कि पत्तियों के पीछे सूक्ष्म छेद पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, उसी के द्वारा जो पत्तियां हैं अपने वाष्प का उत्सर्जित करती है। तो वो वाष्प मरुस्थल के पौधे बहुत कम मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, जैसा कि कैक्टस में दिख रहा है आपको। इस कैक्टस में कांटे जैसी संरचनाएं दिख रही है और एक में तो कुछ कांटे वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सामान्यतः यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधों में पत्तियां अनुपस्थित होती ही नहीं है, बहुत छोटी छोटी होती है या फिर उन पे बहुत सारे कांटे होंगे। जैसे कि बोर का पेड़ होता है उस पे भी पत्तियां छोटी छोटी होती है और कांटे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है, जो पत्तियां हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। तो इससे पत्तियों में होने वाले वाष्प का जो उत्सर्जन है वो कम मात्रा में होता है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को हम देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है कि नागफनी के अंदर मांसल और मोटा तना होता है, उसमें पत्तियां नहीं होती और उसी तने के ऊपर छोटे 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 कांटे लगे हुए रहते हैं। तो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। हम देखते हैं कि अधिकांशतः पौधे
में जो पत्तियां होती हैं वह प्रकाश संश्लेषण करती हैं और अपना भोजन बनाती है, लेकिन नागफनी में उसका तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, क्योंकि नागफनी के जो कांटे होते हैं, कैक्टस के जो कांटे होते हैं, वो कांटे, जो पत्तियां होती हैं वो कांटे में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य तना करता है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका हुआ रहता है। जो हम कैक्टस या नागफनी के जो पेड़ पौधे देखते हैं उस पे एक चिकना आवरण पाया जाता है। जैसे कि आक के पत्ते पे कैसा होता है, आकड़े का पत्ता होता है, उस वो भी चिकना होता है। वैसे कि वैसे जो नागफनी की जो त्वचा है वो भी चिकनी होती है, क्योंकि उस पे वो मोम जैसा आवरण चढ़ा हुआ रहता है, जिससे पौधों में जल संरक्षण में सहायता मिलती है, ताकि उस पौधे में जल का ज़्यादा ह्रास ना हो। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई में चली जाती हैं। हम देखते हैं कि जो मरुस्थल वाले भागों में है वहाँ पे वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसकी वजह से उनको रोज़ के रोज़ जल तो मिल नहीं पाता, या फिर कुछ दिनों के अंतराल में भी बहुत कम मात्रा में पानी मिलता है। जब बारिश होती है तो उसी से वह जल को अवशोषित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों को ज़्यादा गहराई तक लेके जाते हैं, जिससे उनको कुछ न कुछ मात्रा में जल उपलब्ध होता रहे। ये तो हुआ नागफनी का अनुकूलन, या फिर मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों या फिर पौधों का अनुकूलन। जीवों में अनुकूलन क्या था मरुस्थल वाले जीवों में? जैसे कि हम देखते हैं कि मरुस्थल वाले जो जीव थे उनके किसी जानवर के पांव लंबे थे, कुछ जानवर बिल बना के रह रहे थे, और जैसे वनस्पति में नागफनी या फिर कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिन पे या फिर आक की पत्तियों पर मोम का आवरण पाया जाना, जिससे उसमें जल हानि कम हो, पत्तियों का कांटों में रूपांतरित होना, ये भी नागफनी या फिर कैक्टस में जल हानि कम होने के लिए। तो यह विभिन्न प्रकार के उनकी अनुकूलन ही थे जो उन्हें वातावरण के अनुकूलित बनाते हैं। अब हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात यानी हिम यानी बर्फ, बर्फ का गिरना। जैसे 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 हमारे तरफ जैसे बारिश होती है वैसे हिमपात होता है, छोटी 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 बर्फ की बूंदें बरसती हैं। ओले गिरना अलग बात है, ओलों की साइज भी बड़ी होती है। जो हिमपात होता है हम ऐसे मान सकते हैं कि जो बर्फ़ है अगर हम उसका बुरादा करके उसको बरसाते हैं तो वो हिमपात होता है। तो वैसे हिमपात होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि दिखाया हुआ है, लंबे पेड़ दिखाए गए हैं और ये क्रिसमस ट्री के जैसे लगते हैं दिखने में, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को कहीं अन्य क्षेत्र में देखा है? क्या हम हमारे इलाके में ऐसे वृक्ष देखते हैं? ज़्यादातर यहाँ पर अंग्रेजी बबूल पाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में बावड़िया बोलते हैं, वह ज़्यादा पाया जाता है। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित होते हैं? ये जो पेड़ होते हैं ये शंकु के आकार के होते हैं। शंकु होता है, जैसे कि किसी का बर्थडे होता है तो छोटे बच्चों पे टोपियाँ लगाई जाती हैं, सर पे टोपी लगाते हैं, उस आकार के ये पेड़ होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। जो इनके पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो सुई के आकार की तीखी तीखी होंगी आगे से। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे खिसक जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब बारिश आती है तो पेड़ों पे बहुत सारी पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती है। तो जैसे ही हम पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं और अगर हम हमारे मित्र को उस डाली को हिलाने को कहें बारिश बंद होने के बाद में, तो उस पेड़ को जो टहनी को जैसे हिलाया जाता है उससे बहुत सारी पानी की बूंदें हम पे गिरने लगती हैं। लेकिन इनकी पत्तियां हैं वो तीखी होने के कारण अगर उन पेड़ पौधों पे हिमपात होता है या बर्फ़ की बूंदें गिरती भी है, पानी की बूंदें गिरती भी हैं, तो वह फिसल करके नीचे आ जाती हैं। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिलते हैं।
पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन भी हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। जैसे कि जो पर्वत वाले क्षेत्रों में जो जंतु होंगे उनकी स्किन, जो त्वचा है, वो ज़्यादा मोटी होगी, जो ठंड से उनका बचाव कर सके। हम देखते हैं कि हमें जब ठंड लगती है तो हम कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन जो जंतु हैं ऐसा नहीं करते, तो उसके लिए उनको ठंड नहीं लगती है क्योंकि उनकी त्वचा मोटी होती है। उनकी त्वचा पे सामान्यतः बहुत सारे बाल भी पाए जाते हैं। उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका हुआ रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहाड़ पे जो पहाड़ी बैल पाए जाते हैं उनके शरीर पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढलानदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तेंदुआ दिखाया गया है, जो इसके पाँव के फर पाए जाते हैं जो कि इस तेंदुए को, जो इसके तेंदुए के पाँव है, उसको ठंड से बचाते हैं। यह प्रश्न आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले 5 जानवरों के नाम लिखिए। कि जो मरुस्थल है, जो धोरों में पाए जाने वाले जीवों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले जीवों में क्या क्या अनुकूलन होता है। तीसरा प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग के द्वारा होती है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्यों। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती है, क्यों। धन्यवाद।